सेमेस्टर थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्शल की विचारधारा, मार्शल्स ऑफर कर्व, मार्शल का प्रस्ताव वक्र। मार्शल के प्रस्ताव वक्र के द्वारा प्रतिपूरक मांग को समझाने से पहले प्रोफेसर मिल द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर जे.एस. मिल। परंतु वे अपने सिद्धांत में व्यापार के लिए प्रतिपूरक मांग ज़रूरी है और प्रतिपूरक मांग का विनिमय दर के निर्धारण में, एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये उन्होंने बताया था। परंतु प्रोफेसर मिल अपने सिद्धांत में इस बात को बताने में असमर्थ थे कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की वास्तविक संतुलन की दशा किस प्रकार की होती है, एक्चुअल इक्विलिब्रियम या रियल इक्विलिब्रियम उसमें किस तरीके का होता है, ये प्रोफेसर मिल समझाने में असमर्थ थे। उनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हुए भी कुछ कमियां उसमें पाई जाती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसी कमी को दूर करने के लिए प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन किया, या देव वक्र भी इसे हम कह सकते हैं, ऑफर कर्व का प्रतिपादन किया, और ऑफर कर्व के द्वारा ही उन्होंने प्रतिपूरक मांग को समझाया है। ये व्याख्या प्रोफेसर मिल के व्याख्या के ऊपर एक सुधार है और उससे अधिक डिटेल में, अधिक विस्तारित रूप से व्याख्या है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या की है और हम इसे समझते हैं। यहाँ प्रोफेसर मार्शल प्रस्ताव वक्र को एक विशेष प्रकार का मांग वक्र कहते हैं। मतलब इसे इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिमांड कर्व, जो किसी देश की वस्तु की उस मात्रा के बदले मात्रा को प्रदर्शित करता है। मतलब प्रस्ताव वक्र वो वक्र है जिसमें मांग की मात्रा को दिखाया जाता है। मांग आयात की होती है और उसके बदले में पूर्ति की जाती है निर्यात की। तो प्रस्ताव वक्र का अर्थ है एक विशेष प्रकार का मांग वक्र जिसमें कोई भी देश अपने देश की पूर्ति के बदले, मतलब अपने देश के निर्यात के बदले जो कुछ आयात करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, वो मांग वक्र ही प्रस्ताव वक्र है, ऑफर कर्व है। मतलब लेन देन की जो ऑफर या देय वक्र है, प्रस्ताव वक्र है, जो दर है वो प्रस्ताव वक्र के द्वारा दिखाई जाती है। मतलब प्रस्ताव वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संदर्भ में परिभाषित करती है, ये डिफाइन करती है। मतलब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बदले में, यही प्रस्ताव वक्र है। मतलब एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की पूर्ति के बदले में, ये प्रस्ताव वक्र हमें बताता है। तो ये प्रस्ताव वक्र का कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, जिसमें हम यह पाते हैं कि इसमें मांग और मांग के बदले दिया जाने वाला वस्तु, मतलब उसकी पूर्ति, आयात की मांग और उसके बदले दी जाने वाली निर्यात की गई वस्तु, ये उसमें विवरण दिया हुआ रहता है। यही ऑफर कर्व है या प्रस्ताव वक्र है, जिसमें प्रस्तावित रहता है, ऑफर किया हुआ रहता है कि कितना लेन देन होगा, ये ऑफर कर्व है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रस्ताव वक्र को किस प्रकार से व्युत्पत्ति की जा सकती है या उसे किस प्रकार ट्रेस किया जा सकता है या डेरिवेशन उसकी की जा सकती है। प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्ताव वक्र को, ऑफर कर्व को डेरिवेशन करने के लिए एक नियम का सहारा लिया है। वो नियम है हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम जो है, ये हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ है वह नियम जिसके आधार पर जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की प्राप्ति होती जाती है, कॉन्सिक्वेंट यूनिट्स की अवेलेबिलिटी होती जाती है, तो अवेलेबिलिटी के साथ साथ में उसकी यूटिलिटी या उपयोगिता घटती जाती है। मतलब किसी वस्तु की अगर ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयों की प्राप्ति होती जाती है तो उत्तरोत्तर कॉन्सिक्वेंट उसके जो कॉन्सिक्यूटिव उपयोगिताएं हैं, उसकी जो उत्तरोत्तर उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो कम होती जाती है। इसी को हम घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे
घरेलू अर्थव्यवस्था के बारे में। घरेलू एक्चुअली जो मांग की जाती है वो घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग होती है, किसी देश की आंतरिक मांग होती है, डिमांड होती है। तो हम यहाँ घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग वक्र, डिमांड कर्व को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मांग की साधारण कंडीशन ये होती है, साधारण स्थिति ये होती है कि जब कीमत कम होती है तो मांग अधिक की जाती है, और कीमत जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मांग को कम कर दिया जाता है। डिमांड इंक्रीजेज वेन एवर प्राइस इज़ लेस एंड वाइस वर्सा, मतलब ये परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब जब कीमत कम होती है और अधिक उपभोग किया जाने लगता है, कीमत अधिक होने पर भी जब अधिक उपभोग किया जाता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है उस वस्तु की उपयोगिता कम होने के साथ उसके लिए कीमत चुकाने की जो इच्छा है, वो भी डिज़ायर है या जो रेडीनेस है वो कम होने लगती है। कीमत चुकाने की जो इच्छा है वो कम होने लगती है। तो इस कारण से उपभोक्ता जब ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करने लगता है तो उससे कम कीमत देना चाहता है। मतलब कीमत अगर पहले कम भी होती है तो उससे और कम हो जाती है, या फिर कीमत अगर ज़्यादा होती है तो कीमत कम होने लगती है, जैसे जैसे उपभोग किसी वस्तु का बढ़ता जाता है उसी हिसाब से। प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम बताया है, और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के कारण ही लागू होता है। मतलब विनिमय दर के ऊपर घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर होता है। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या इस तरीके से की है। मान लेते हैं कि किसी देश में कोई दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है। जब व्यापार हो रहा होता है तो हर एक देश अपनी लागत स्थिति के अनुसार उत्पादन करता है और वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन कर लेता है। जब वो स्पेशलाइजेशन करता है कोई देश वस्तु के उत्पादन में, तो वो अपने वस्तु की अधिक मात्रा देकर शुरू में, क्योंकि उसका उत्पादन सिर्फ जिस वस्तु का होता है वो अगले वस्तु को विदेशों से प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो दूसरे वस्तु को अपने देश में उत्पादित नहीं कर रहा है। तो जब वो दूसरे वस्तु को अपने देश में उत्पादित नहीं करता है तो वो क्या करता है कि पहले अपनी उत्पादित वस्तु को अधिक मात्रा में देने को तैयार रहता है, और अपनी वस्तु को अधिक मात्रा में देकर भी दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करने लगता है या मंगवाने लगता है, इंपोर्ट करने लगता है। पर क्या होता है कि जब दूसरे देशों से अधिक मात्रा मंगवाना वो शुरू करता है वो देश, तो अपनी वस्तुओं को देता रहता है अधिक मात्रा में, पर जैसे अधिक मात्रा में आयात करने लगता है तो उसी के साथ में अधिक मात्रा के आयात होने के कारण से उस वस्तु की प्राप्ति ज़्यादा होने लगती है और सीमांत उपयोगिता उसकी अपने आप घटती जाती है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम फिर से इसमें लागू हो जाता है। और जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है उसकी कीमत भी कम होने लगती है, या कीमत कम समझ में आती है, कीमत का प्रभाव कम होने लगता है। और इस घटना के प्रभाव से, इस लॉ के कारण से पहला देश क्या करता है, पहले वो अधिक वस्तु देने को तैयार था, आयात के बदले अपनी अधिक वस्तु देने को तैयार था, पर अब आयात के बदले अपने देश की कम वस्तु देने को तैयार रहता है, क्योंकि उसके देश में ऑलरेडी दूसरे देश की वस्तुएं बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है। तो इस तरीके से वो आयात करना चाहता है, परंतु अपने देश की वस्तु कम मात्रा में देने को तैयार होता है बाद में। मतलब उपयोगिता घटने के साथ में विनिमय दर भी घटने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में ये देख सकते हैं, इससे ये समझ में हमें आता है कि जब दूसरे देश की पूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो पहला देश अपनी वस्तु को घटती दर से देना शुरू करता है, मतलब इससे वो ज़्यादा वस्तु देना नहीं चाहता है, और इसी कारण से प्रस्ताव वक्र जो है वो मुड़ जाता है या परिवर्तित हो जाता है, और प्रस्ताव वक्र के आधार पर ही
हम ये समझ सकते हैं कि पहला देश क्यों घटती दर से वस्तुएं देना चाहता है और अपने प्रस्ताव को कम कर देता है, अपने ऑफ़र को कम कर देता है, और ऑफ़र के कम होने का ये कारण है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ, इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र में हम ये देखते हैं कि कपड़े का आयात हो रहा है, यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल इम्पोर्टेड, और उसके बदले वाइन या शराब का निर्यात या एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब कपड़े के बदले शराब दी जा रही है और शराब के बदले, मतलब दोनों देश जब आयात निर्यात कर रहे होते हैं तो कपड़े के बदले शराब और शराब के बदले कपड़े का आयात निर्यात चलते रहता है। तो यहाँ पे हम कुछ इकाइयाँ पाते हैं। कपड़े की इकाइयाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, और शराब की इकाइयाँ हैं 100, 200, 300, 400, 500। मतलब यहाँ 100 करके यहाँ इंक्रीमेंट्स हुए हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कपड़े का जो निर्यात हो रहा है, यहाँ कपड़े का आयात, पुर्तगाल शराब का निर्यात करता है तो कपड़े का आयात करता है। तो हम यहाँ पुर्तगाल की कंडीशन को दिखा रहे हैं। यहाँ कपड़े का आयात की इकाइयाँ, टेक्सटाइल इंपोर्ट, पहले 100 इकाई कपड़े का आयात हो रहा था, उसके बदले पुर्तगाल 200 इकाई शराब देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ ऑफर कर्व की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद में पुर्तगाल 200 इकाई, मतलब और 100 इकाई कपड़े का आयात बढ़ा है, 200 इकाई कपड़े का आयात करता है, पर उसके बदले यहाँ 200 इकाई शराब 300 इकाई शराब देने को तैयार रहता है। यहाँ भी 100 की वृद्धि हुई है। अब हम आगे देखते हैं, 200 से वो 300 इकाई कपड़े का आयात करता है, मतलब और 100 इकाई कपड़े का इंपोर्ट करता है, पर अब वो ज़्यादा शराब देने के लिए तैयार नहीं रहता है कपड़े के बदले। तो क्योंकि उसकी उपयोगिता अब कम होने लगती है कपड़े की, वो क्या करता है, 350 इकाई 350 यूनिट्स ऑफ वाइन ऑफ़र करता है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरतें पूरी होने लगी है और उसे कपड़े की यूटिलिटी उसके लिए कम होने लगी है। इसके बाद फिर वो 350 यूनिट्स 300 इकाई कपड़े के लिए देना चाहता है। इसके बाद वो 400 इकाई कपड़ा और 100 इकाई कपड़े का ज़्यादा आयात करता है, और वो अब मात्र 400 इकाई कपड़े वाइन देना चाहता है, उसके बदले शराब निर्यात करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे कपड़े का आयात बढ़ते जाता है और उसी हिसाब से शराब की देने की जो प्रस्ताव है वो कम होने लगती है, क्योंकि उपयोगिता कपड़े की कम होने लगी है, ज़्यादा आयात होने लगा है, कपड़े की उपयोगिता कम होने लगी है। इस तरीके से हम ऑफ़र कर्व को बना सकते हैं, ऑफ़र कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या नीचे यहाँ पे देखेंगे। हम इस चित्र को समझ रहे हैं, अब हम इसी की व्याख्या नीचे देखते हैं। चित्र में ओ आर पुर्तगाल का प्रस्ताव वक्र है, ऑफ़र कर्व ऑफ पुर्तगाल। अच्छा, पॉइंट ए पर हम ये पाते हैं कि 100 इकाई कपड़े के बदले 200 इकाई शराब का निर्यात किया जा रहा है। यहाँ बिंदु ए पर पुर्तगाल की आयात मांग, इंपोर्ट डिमांड है 100 इकाई कपड़ा, और पुर्तगाल की निर्यात पूर्ति, एक्सपोर्ट सप्लाई इज़ 200 यूनिट्स ऑफ वाइन, 200 इकाई का शराब। हम यहाँ चित्र से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मतलब यहाँ अब हम आगे चलते हैं बी बिंदु पर। इसके बाद हम परिवर्तन को देखेंगे। 200 इकाई कपड़े का जब आयात हो रहा है तो यहाँ 300 इकाई शराब दी जा रही है, उसके बदले मतलब 100 इकाई की वृद्धि हो रही है। फिर जब 300 इकाई कपड़े का आयात हो रहा है तो उसके बदले मात्र 350 इकाई शराब दी जा रही है, मतलब यहाँ वृद्धि घट रही है, 50 इकाई की मात्र वृद्धि हो रही है, क्योंकि उपयोगिता घट रही है, इसीलिए वो निर्यात करने की उसकी जो इच्छा है वो भी कम होने लगती है और निर्यात कम होने लगता है। ये निर्यात घटती हुई दर से अब होने लगता है। डी बिंदु पर 400 इकाई कपड़ा और 400 इकाई शराब हो जाता है, डी दोनों बराबर हो जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ए बी सी डी डी ये सब बराबर है,
परंतु यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है ये कम होती जा रही है। मतलब शराब की जो निर्यात है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। पहले इतना शराब का निर्यात हो रहा था, उसके बाद मात्र इतना निर्यात होने लगा, उसके बाद DC मात्र इतना निर्यात होने लगा, बाद में निर्यात और कम हो गया। इसे हम यहाँ देख सकते हैं, AA, BB, CC, DD सब बराबर है आयात मांग पुर्तगाल का। परंतु निर्यात पूर्ति जो है एक्सपोर्ट सप्लाई जो है वो घटती जा रही है। BA बड़ा था, पहले निर्यात ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद और कम निर्यात होने लगा शराब का, उसके बाद और कम निर्यात होने लगा शराब का। ये पुर्तगाल के द्वारा किया जाने लगा। ये इसलिए क्योंकि उपयोगिता घट रही है कपड़े की, और घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर कीमत देने की इच्छा या मांग उसकी कम होती जाती है, इसीलिए कीमत भी कम होती है। मांग कम होने से कीमत कम होती है, तो कीमत अपने आप कम होने लगती है और निर्यात कम किया जाता है, जबकि कपड़े का आयात उतना ही रहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि पुर्तगाल का प्रस्ताव वक्र जो है वो बाएं से दाएं घटती दर से ऊपर की ओर चढ़ता है। मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ जाता है, बल्कि जब चढ़ता है तो वह घटती दर से चढ़ता है। एकदम अचानक से ऊपर नहीं चढ़ता है, बल्कि घटती दर से चढ़ता है। स्लोप ऑफ पुर्तगाल्स ऑफर कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड एट ए डिमिनिशिंग रेट। ये घटती दर से ऊपर चढ़ता है, हम ये समझ सकते हैं, ये स्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि कपड़े की पूर्ति बढ़ने पर शराब देने का प्रस्ताव वक्र घटती दर से बढ़ता है, या शराब देने का प्रस्ताव घट जाता है। ऑफर ऑफ वाइन डिमिनिशेस व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल इंक्रीजेस। ये स्पष्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे फिर से इस चित्र को देख सकते हैं। चित्र है और चित्र को समझाया गया है, और चित्र में हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे कपड़े का निर्यात बढ़ रहा है, कपड़े का आयात बढ़ रहा है पुर्तगाल के द्वारा, वैसे ही पुर्तगाल ने शराब का निर्यात कम कर दिया है। ये उसका ऑफर कर्व इसीलिए धीमी गति से ऊपर चढ़ता है, तेज़ी से ऊपर नहीं चढ़ता है, और ये घटती दर से ऊपर चढ़ रहा है। बाद में ये यहाँ से और घट जाएगा, और ये ऑफर कर्व पुर्तगाल का होता है। इसी तरीके से इंग्लैंड का ऑफर कर्व भी बनेगा। तो हम यहाँ पे दोनों कर्वों को, जब ये व्यापार होने की पहले की स्थिति है, अब जब व्यापार शुरू होने लगता है, क्योंकि हर एक देश अपनी लागत अनुपात के आधार पर उत्पादन करता है, और दूसरे देशों का आयात दूसरे वस्तुओं का आयात दूसरे देश से कर लेता है, इम्पोर्ट्स अदर थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों का ऑफर कर्व एक दूसरे से मिल जाते हैं, और एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट करके संतुलन का डिटर्मिनेशन करते हैं, संतुलन का निर्धारण करते हैं। अब हम इसे चित्र के द्वारा देख सकते हैं। कपड़ा पुर्तगाल का आयात, इंग्लैंड का निर्यात। कपड़ा जो है, टेक्सटाइल जो है, ये पुर्तगाल का इम्पोर्ट है, और इंग्लैंड का एक्सपोर्ट है, इंग्लैंड का निर्यात है। वैसे ही शराब, अगर वाइन हम देखते हैं तो ये पुर्तगाल का निर्यात है, एक्सपोर्ट ऑफ पुर्तगाल है, और इंग्लैंड का आयात है, एक्सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड है। मतलब कोई देश जिसका उत्पादन कर रहा है उसका वो निर्यात करता है, और अगले देश से उसकी उत्पादित वस्तु का आयात करता है, इसीलिए एक का आयात दूसरे का निर्यात बन जाता है। अब इन दोनों का ऑफर कर्व जब एक दूसरे को काटते हैं T बिंदु पर, यहाँ पे संतुलन का निर्धारण होता है, और व्यापार की शर्त या विनिमय की दर भी इन्हीं दोनों के बीच निर्धारित होती है, विनिमय इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच तय होती है। अब हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, दोनों देशों के बीच जब व्यापार होता है तो पुर्तगाल शराब का निर्यात और इंग्लैंड शराब का आयात करता है। उसी तरीके से इंग्लैंड कपड़े का निर्यात करता है और शराब का इंपोर्ट करता है, और इस तरीके से दोनों देश आपस में व्यापार करने लगते हैं। चित्र में हम ये पाते हैं कि OP पुर्तगाल का प्रस्ताव वक्र है, OP offer curve of Portugal and OE is offer curve of England, इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच विनिमय दर या व्यापार की शर्त का निर्धारण होगा, एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा, पर उस बिंदु पर होगा जहाँ दोनों प्रस्ताव वक्र मतलब OP और OE एक दूसरे को काट रहे होते हैं, और
ये जहाँ एक दूसरे को काट रहे होते हैं वहीं संतुलन या वहीं पे विनिमय दर का निर्धारण होता है। यहाँ टी बिंदु पर एक दूसरे को दोनों ऑफर कर्व या प्रस्ताव वक्र काट रहे हैं, मतलब टी संतुलन का बिंदु है। और ओ टी मात्रा है विनिमय दर की, मतलब इतना विनिमय का दर है ओ टी। यहाँ ओ टी विनिमय की दर है। इसे हम यहाँ चित्र के द्वारा फिर से देख सकते हैं। ओपी पुर्तगाल का ऑफर कर्व है, प्रस्ताव वक्र है। ओई इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है, ये पोर्तुगाल का है, ये इंग्लैंड का है। ओई दोनों एक दूसरे को टी बिंदु पर काट रहे हैं और इसी बिंदु पर संतुलन होगा। और ओ टी जो है वो विनिमय की दर, एक्सचेंज रेट होगी। ओ टी विल बी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या को देख चुके हैं, परंतु इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई है। ग्राहम द्वारा, प्रोफेसर ग्राहम ने इस सिद्धांत की आलोचना की है, प्रोफेसर मार्शल के सिद्धांत की आलोचना की है। ग्राहम ने कुछ बिंदुओं के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की है। पहला, पूर्ति पक्ष की अवहेलना। प्रोफेसर ग्राहम के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत की व्याख्या तो की है, इसमें विनिमय दर की व्याख्या भी उन्होंने की है, परंतु पूर्ति पक्ष के बारे में उन्होंने कुछ भी ज़्यादा विवरण के द्वारा नहीं बताया है। पूर्ति पक्ष की अवहेलना उन्होंने की है। पूर्ति पक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है और ये घरेलू लागत पर निर्भर करता है। तो प्रोफेसर ग्राहम ने इस आधार पर आलोचना की है कि पूर्ति पक्ष की अवहेलना करने पर विनिमय दर का निर्धारण सही ढंग से होना संभव नहीं होता है, और इसी कारण से प्रोफेसर ग्राहम ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। दूसरी आलोचना प्रोफेसर ग्राहम ने की है कि उत्पादन स्थिर नहीं होता है। यहाँ प्रोडक्शन एक फिक्स्ड कांस्टेंट रिटर्न्स के आधार पर की जाती है, वो मान लिया गया है, परंतु उत्पादन स्थिर दशा में नहीं होता है। व्यवसाय में, बिजनेस में हमेशा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और सप्लाई कभी भी स्थिर फिक्स्ड नहीं होती है। जब ये सप्लाई स्थिर नहीं होती है तो उत्पादन भी स्थिर नहीं होता है। व्यवसाय में उच्चावचन के हिसाब से उत्पादन भी बदलते रहता है, और जैसे जैसे उत्पादन बदल जाएगा विनिमय की दर, एक्सचेंज रेट भी बदल जाएगी। तो इसकी व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने नहीं की है, या इस बारे में प्रोफेसर मार्शल ने व्यवस्थित तौर पे ज़्यादा व्याख्या नहीं की है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना प्रोफेसर ग्राहम ने इस आधार पर की है। तीसरी आलोचना ग्राहम के द्वारा की गई है कि पूर्ति अथवा लागत की दशाएं महत्वपूर्ण होती है। सप्लाई की जो कंडीशंस होती है या फिर कॉस्ट की जो इंटरनल कॉस्ट होती है, जो गृह लागत होती है, डोमेस्टिक कॉस्ट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। डोमेस्टिक कॉस्ट के आधार पर ही लाभ का निर्धारण होता है या फिर विनिमय दर, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि उत्पादन स्थिर दर से हो रही है तो यहाँ पे मांग महत्वहीन होती है, क्योंकि यहाँ पूर्ति के द्वारा भी उत्पादन का निर्धारण और विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए प्रोफेसर ग्राहम ने बताया है कि पूर्ति अथवा लागत की दशाएं महत्वपूर्ण होती है, जिसकी व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने स्पष्ट तरीके से नहीं की है, और लागत की दशाओं के महत्व के कारण से ही लागत बदलने पर विनिमय दर भी बदल जाती है, और यह गृह लागत जो है विनिमय दर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्धारक साबित होता है, डोमेस्टिक कॉस्ट, और इसीलिए प्रोफेसर ग्राहम ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। अगली आलोचना है कि बढ़ती हुई लागत से विनिमय दर प्रभावित होती है। अगर लागतें बढ़ती हैं, बिजनेस में, ट्रेड में, व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और जैसे जैसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं लागत भी बदल जाती है। अब लागत यदि बढ़ रही होती है तो विनिमय दर हमें डेफिनेटली या स्पष्ट तौर पर प्रभावित होगी ही होगी। तो एक्सचेंज रेट जो होती है वो विनिमय दर बदलने पर, विनिमय दर जो होती है वो लागत बढ़ने पर या लागत के बदलने पर बदल जाती है, और इसीलिए प्रोफेसर ग्राहम ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। क्योंकि लागतों के बढ़ने पर किस तरीके से विनिमय दर का निर्धारण होगा, प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या नहीं की है या इसकी
बहुत ज़्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं की है, विस्तारित व्याख्या नहीं की है और इसकी अवहेलना हुई है। इसलिए प्रोफेसर ग्राहम ने इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की है कि विनिमय दर का निर्धारण लागतों पर भी निर्भर करता है। यहाँ लागत की अवहेलना हुई है, इसलिए इस सिद्धांत को प्रोफेसर ग्राहम ने आलोचना की है या इसका क्रिटिसिज्म किया गया है। परंतु निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ऑफर कर्व तथा विनिमय की दर के निर्धारण में बढ़ती हुई लागत महत्वपूर्ण होती है और बढ़ती हुई लागत में भी विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल ने जो प्रस्ताव वक्र की व्याख्या की है उसके आधार पर ही इसकी व्याख्या संभव है। अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल की द्वारा व्याख्या की गई प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत और उनका प्रस्ताव वक्र महत्वहीन है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यापार की दशाओं की और विनिमय की दर की काफ़ी अच्छी व्याख्या करता है और इसे ऑफर कर्व के द्वारा प्रोफेसर मार्शल ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिससे हम व्यापार के उतार चढ़ावों को, उसके लेन देन को और व्यापार में होने वाले परिवर्तनों को और व्यापार की शर्त के निर्धारण को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और व्यापार की शर्त का निर्धारण किस प्रकार होता है ये भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोफेसर मार्शल ने किस प्रकार व्यापार की शर्त के निर्धारण को, विनिमय दर के निर्धारण को प्रस्ताव वक्र के द्वारा समझाया है। ऑफर कर्व के द्वारा ही हैज़ एक्सप्लेन्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन अ वेरी वेल दिस इज़ वेरी वेल एक्सप्लेनेशन और ये एक वेल डिफाइंड परिभाषा है, व्याख्या है, जिससे हम व्यापार की शर्त के निर्धारण को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से ऑफर कर्व के द्वारा समझ सकते हैं और प्रोफेसर मार्शल की ये व्याख्या काफ़ी अच्छी व्याख्या है और इसे हम व्यापार की शर्त या टर्म्स ऑफ ट्रेड या विनिमय दर या विनिमय दर के निर्धारण सभी की व्याख्या कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। और प्रोफेसर मार्शल ने इसे समझाया है ऑफर कर्व के द्वारा ही, ताकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और ज़्यादा स्पष्ट तौर पर इसकी व्याख्या की जा सके। और अब हम इसे देख चुके हैं, अब स्टूडेंट्स इसे अच्छे से तैयार करेंगे और इसे समझेंगे। इस वीडियो के आधार पर अपने भाषा में आंसर को तैयार करेंगे, उत्तर को अपनी भाषा में तैयार करेंगे और इस तरीके से हम प्रोफेसर मार्शल के प्रस्ताव वक्र के द्वारा व्यापार की शर्त का निर्धारण को समझ रहे हैं और इसे हम समझ सकते हैं। इसे स्टूडेंट्स अपनी भाषा में तैयार करेंगे और समझेंगे।